गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बगवा लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे, मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे बगवा लोग। तो बगवा लोग है ना, आज हम लोग देख रहे हैं मैट्रिक फाइनल परीक्षा 2025 का महत्वपूर्ण सब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज देख रहे हैं बगवा लोग। ये हमारा आज का छठा वीडियो होगा, है ना। ये क्लास 10th का वीडियो है बगवा लोग, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी यानी भूगोल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे बगवा लोग, है ना। ये हमारा गेस प्रश्न है बगल लोग। बहुत सारे बगल लोग कह रहे हैं कि सर प्लीज़ गेस करवा दीजिए, तो हमारा गेस प्रश्न पत्र है। हमारी यही कोशिश है बगल लोग, है ना, कि 100% क्वेश्चन इसी से आएगा, है ना। इससे है ना, फालतू क्वेश्चन नहीं आएगा बगल लोग, हमारी यही कोशिश है ना। और हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ भूगोल को रटिए नहीं बगल लोग, इसको समझने का प्रयास कीजिए, है ना, समझने का प्रयास कीजिए बगल लोग। और है ना, वीडियो जैसी अच्छा लगता है बगल लोग, आपके लिए फ़ायदेमंद है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, है ना। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बगल लोग। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं बगल लोग। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 तो कहिएगा सर 51 से शुरू कर रहे हैं। तो 51 से शुरू कर रहे हैं इसलिए बगल लोग कि 1 से लेकर के 50 तक के हम, है ना, पिछला 1 से 50 तक के हम पिछला वीडियो में पढ़ा चुके हैं बगल लोग। तब बोलिएगा कहाँ मिलेगा सर, तो ये आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, जा करके, है ना, फिर चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा ना तो आपको मिल जाएगा सारा वीडियो, है ना। वहीं पे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब हम करवा दिए हैं बगल लोग। तो चलिए, है ना, शुरुआत करते हैं आज का क्वेश्चन। देखिएगा, कहता है बगल लोग, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा, कहता है व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताएं। व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि में अंतर बताएं। तो चलिए बगलो हम लोग, है ना, इसके अंतर को देखते हैं, इसके बारे में जानते हैं, है ना। अगर व्यापारिक कृषि और निर्वाह कृषि लिखने को कहेगा तो जो हम लिखे हैं ना यहाँ पे उसी तरह से आप लिख दीजिएगा। अंतर कहेगा तो अंतर भी लिख देंगे। देखिए कैसे लिखिएगा जी, है ना। तो व्यापारिक कृषि ऊपर में हेडिंग दीजिएगा बोलो, इसमें लिखिएगा, है ना, डैश देके लिखिएगा। व्यापारिक कृषि व्यापार की दृष्टि से की जाती है। जो व्यापारिक कृषि होता है वो व्यापार के लिए किया जाता है ना। इसमें ज़्यादा पूंजी लगता है और कुछ है ना तकनीक का प्रयोग करते हैं, जिसके कारण उत्तम किस्म के बीज, रसायन खाद, कीटनाशक दवाई तथा सिंचाई का प्रबंध करते हैं। पैदावार ज़्यादा होती है और लाभ ज़्यादा कमाया जाता है ना। जैसे व्यापारिक कृषि में आ गया आपको कपास आ गया, चाय आ गया, रबर आ गया, है ना, बासमती चावल हो गया, ये सब हो गया बोलो, है ना। तो ये हुआ हमारा व्यापारिक कृषि के बारे में। अब चलिए हम लोग निर्वाह कृषि के बारे में जानेंगे बगल लोग। तो निर्वाह कृषि लिख करके डैश दे दीजिएगा, है ना। तो निर्वाह कृषि में लिखिएगा डैश देके कि निर्वाह कृषि भारत के अधिकांश क्षेत्रों में की जाती है। जो निर्वाह कृषि है भारत के अधिकांश क्षेत्रों में की जाती है, क्योंकि देश की अधिकांश जनसंख्या की यह है ना जीवन निर्वाह करती है। भारत की अर्थव्यवस्था का यह प्रमुख अंग भी है। जैसे धान और गेहूं की खेती। धान और गेहूं की खेती हम लोगों के यहाँ किस रूप में किया जाता है, आप खुद से सोचिए किस रूप में किया जाता है बगलों। तो खाने के लिए किया जाता है, जिंदगी गुजारने के लिए किया जाता है ना। इतना मात्रा में तो हम लोग पैदा नहीं करते हैं किसको, है ना, बेच सके। इतना हम लोग कमा लेते हैं, कर लेते हैं कि इससे हमारे जो साल भर का, है ना, खुराकी होता है कट जाए। और अगर थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो गया 2 मन 4 मन 10 मन तो उसको क्या कर दिए, बेच दिए। मगर कपास आप इसको यूज करिएगा, चाय आप इसको यूज कीजिएगा, रबर, बासमती चावल आप इसको यूज कीजिएगा नहीं। तो ये सब होता है व्यापारिक कृषि। ये होता है हमारा गेहूं और धान होता है, क्या होता है, निर्वाह कृषि होता है। क्लियर है, समझ में आ गया। तो आशा करते हैं कि आप इसको अपने भाषा में बना करके लिख दीजिएगा बगल लोग। लिख दीजिएगा कि नहीं, ईमानदारी से बोलिएगा, लिखिएगा कि नहीं। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 के बारे में। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बगल लोग, है ना। अंतर है, अंतर एगो देता है बगल लोग, परीक्षा में एक न एक अंतर जरूर देता है। तो चलिए इसमें कहता है कौची कि नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। नगदी फसल और रोपण फसल में अंतर बताएं। तो लिखिएगा बगल लोग उत्तर में, है ना, नगदी फसल लिख करके डैश दीजिएगा। लिखिएगा नगदी फसल
वैसा फसल कहलाते हैं जिनको, है ना, बाजार में ले जाने के बाद तुरंत नगद के रूप में आय की प्राप्ति होती है। मतलब जैसे हम इसको बाजार में लेके जाते हैं और उसको बेच करके तुरंत हम उससे कुछ पैसा कमा लेते हैं, इसी को बोला जाता है नगदी फसल, है ना। और इसे व्यापारिक फसल भी कहते हैं बउआ लोग। जैसे में आप नारियल, जूट, कपास, आम, केला, चाय, ये सब क्या है, व्यापारिक फसल है ना, या इसको नगदी फसल भी कहते हैं। अगला है रोपण फसल, है ना, रोपण फसल। तो इसको मैं लिखिएगा बोलो, रोपण फसल लिख करके डैश दीजिएगा, लिखिएगा। रोपण फसल ऐसे फसल को कहते हैं जिसको एक बार लगाया जाता है तथा उसके द्वारा बार बार लाभ प्राप्त किया जाता है। यह किसानों के लिए बहुत ही लाभकारी है। जैसे में हो गया रोपण फसल, रोपण यानी केला, गन्ना, चाय आदि, ये सब रोपण फसल है ना। आया समझ में। केला आप रोपते हैं इसके, है ना, इसको आप जड़ से कबाड़ करके पौधा को लगाइएगा। गन्ना तो गन्ना के तना को लगाया जाता है बउआ लोग, है ना। चाय, है ना, ये सब रोपा जाता है। क्लियर है। तो आगे आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बउआ लोग। आप इसको बना करके अपने तरीक़ा से लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं ना जी। तो चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं बउआ लोग। अगला कहता है क्वेश्चन नंबर 53, कहता है साधन के निर्माण की तकनीक का क्या भूमिका है। साधन के निर्माण की तकनीक का क्या भूमिका है, स्पष्ट करें। तो इसका आंसर लिखिएगा बउआ लोग, लिखिएगा संसाधन के निर्माण में तकनीक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। जिम्मरमैन जो थे, है ना, वो बोले थे कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। आज वर्तमान समय में मनुष्य अपने लिए जो भी वस्तुओं का इस्तेमाल कर रहा है ना, उसमें तकनीक का उपयोग किया गया है। भारत में संसाधनों की कमी नहीं है, परंतु और अच्छे से अच्छे तकनीक लगाकर मानव के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। यही है बउआ लोग संसाधन के निर्माण की तकनीक की भूमिका। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बउआ लोग, है ना। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं बउआ लोग। देखिएगा 54 देखिए क्या कहता है। कहता है उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारणों का उल्लेख करें, है ना। उद्योगों के स्थानीयकरण के 3 कारणों का उल्लेख करें, 3 गो कारण इसको बताना है बउआ लोग। तो लिखिएगा, यहाँ पे हम 4-5 गो कारण लिख दिए हैं, मगर आपको 3 कारण लिखना है। उद्योग के स्थानीयकरण, है ना, करण की 3 कारण निम्नलिखित है। पहला है बाजार की उपलब्धता, दूसरा है कच्चे माल की उपलब्धता और तीसरा है सस्ते ऋण की उपलब्धता। चौथा आप अपना तरीका से लिख सकते हैं, अगर ज़्यादा पूछ दिया तो लिख दीजिएगा परिवहन मार्ग का होना, और 5वां है कानून व्यवस्था, है ना। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं बउआ लोग। चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं बउआ लोग। तो फिर क्वेश्चन नंबर 55 कहता है हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए। हैम रेडियो के उपयोग पर प्रकाश डालिए। तो लिखिएगा बउआ लोग इसका उत्तर, है ना, आपात स्थितियों में संचार व्यवस्था की एक अत्यंत सुविधाजनक प्रणाली को हैम रेडियो कहते हैं। फिर से समझिएगा, कहता है आपात स्थितियों में संचार व्यवस्था की एक अत्यंत सुविधाजनक प्रणाली को हैम रेडियो कहते हैं। इसका प्रयोग गैर वाणिज्य, है ना, वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए किया जाता है। इसमें आधारित, है ना, इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं होती है। यह एक विशेष, है ना, फ्रीक्वेंसी की तरंगों का उपयोग, है ना, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार नियमों के अनुसार करती है। यह संचार व्यवस्था, है ना, आपदा के दौरान सूचना के क्रम में महत्वपूर्ण, है ना, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आपदा, जैसे कोई आपदा आता है बउआ लोग, तो इस सूचना देने का काम करता है ना, सूचना देने का काम करता है कि जैसे अगर कुछ भूकंप आने वाला है या कुछ भी आने वाला है ना, बहुत तेज़ी से कुछ, है ना, हमारे यहाँ कुछ होने वाला है ना, तो आपको यही आपको, है ना, क्या करता है,
अवगत कराता है, यानी व्यवस्था, संचार व्यवस्था आपदा के दौरान सूचना के क्रम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है बगल लोग। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 देखेंगे, है ना। 56 देखिएगा बगल लोग। ये सब क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है ना कि हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछते रहता है बगल लोग, है ना। चुनिंदा चुनिंदा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, VVI क्वेश्चन लाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 देखिएगा। कहता है धात्विक तथा आध्यात्मिक खनिज में अंतर बताएं। धात्विक तथा आध्यात्मिक खनिज में अंतर बताएं। तो इसको लिखिएगा बगल लोग। आध्यात्मिक खनिज एवं धात्विक खनिज एवं आध्यात्मिक खनिज में निम्नलिखित अंतर है। इसको पेज को आप 2 कॉलम में बना लीजिएगा। एक तरफ धात्विक खनिज लिख दीजिएगा, एक तरफ आध्यात्मिक खनिज लिख दीजिएगा, है ना। धात्विक खनिज में लिखिएगा पहला अंतर में कि इन्हें प्रगलन से धातु की प्राप्ति होती है। और आध्यात्मिक में लिखेंगे कि इन्हें प्रगलन से धातु की प्राप्ति नहीं होती है ना। इसमें धात्विक खनिज में लिखिएगा कि यह कठोर एवं चमकने वाला होता है ना। यह कठोर एवं चमकने वाले होते हैं। आध्यात्मिक में लिखिएगा कि इसमें चमक नहीं होती है ना। धात्विक में लिखिएगा बगल लोग, धात्विक में लिखिएगा क्या कि इन्हें प्रायः अग्नेय चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। और आध्यात्मिक में लिखिएगा कि यह प्रायः, है ना, परतदार चट्टानों से प्राप्त किए जाते हैं। धात्विक में लिखिएगा बगल लोग चौथा नंबर अंतर में कि इन्हें पीट कर तंतु निकाल, है ना, तंतु निकाल सकते हैं। और आध्यात्मिक में लिखिएगा इन्हें पीट कर तंतु नहीं निकाला जा सकता है। इन्हें पीट कर तंतु नहीं निकाला जा सकता है। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा बगल लोग। ऐसा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कोशिश कीजिए इसको एकदम याद कर लेने का। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 57 कहता है बगल लोग औद्योगिक अवस्थियों को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारण बताएं, है ना। तो चलिए इसका उत्तर कैसे लिखिएगा बगल लोग। लिखिएगा हम जानते हैं कि किसी भी उद्योग को संचालित होने में अनेक कारक सहायक होते हैं, है कि ना। इसके बिना उद्योगों का अस्तित्व कायम नहीं बन पाता है। अतः इसकी अब स्थिति को प्रभावित करने वाले 3 मानवीय कारक इस प्रकार से हैं। लिखिएगा इसमें कि पहला है पूंजी, पहला है पूंजी। तो कहता है उद्योग के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है जिससे वह व्यापारिक, है ना, व्यावसायिक निवेश कर सके। सही बात है कि नहीं। अगर आप कोई भी उद्योग आप चालू करना चाहते हैं, कोई भी बिजनेस चालू करते हैं, तो अगर कुछ सामान खरीदना है आपको, तो वहाँ पे आपको क्या करना है, पूंजी तो लगाना ही पड़ेगा, पहला पॉइंट। दूसरा कहता है श्रम। श्रम कहता है प्रायः श्रमिकों के बिना उद्योग की स्थिति उस प्रकार है जिस प्रकार बिना सब्जी का भात है। बताइए अगर बिना सब्जी के भात खाइएगा, चावल खाइएगा तो खाया जाएगा? उतना मात्रा में नहीं खा सकते, कुछ ना कुछ उसमें मटेरियल चाहिए बगलो। अगर आप नीमके भात मार रहे हैं तो उसमें आप नमक डालिएगा, प्याज रखिएगा, मिर्चाई रखिएगा, अचार रखिएगा, पानी डालिएगा, मार के धसोड़ दीजिएगा, है कि नहीं। तो ये कहता है कि अगर उद्योग आप चालू कर रहे हैं तो उसमें आपको श्रमिकों की ज़रूरत पड़ेगी। उद्योगों के लिए मानवीय श्रम काफ़ी, है ना, आवश्यक तत्व है। तीसरा पॉइंट में लिखिएगा स्थानीय कंपनियों का सहयोग। अगर आप, है ना, सामान बना रहे हैं तो कह रहा है कि ये उद्योग प्रायः स्थानीय कंपनियों से ही, है ना, सीख लेते हैं। कहता है अगर स्थानीय कंपनी वहाँ पर नहीं रहेगा तो आप जो भी सामान बनाइएगा, है ना, तो आप वहाँ के कंपनी में नहीं भेजिएगा तो आपका जो आप बनाएं उद्योग के द्वारा जो भी बनाएं तो उसका कोई वैल्यू है, बिक भी नहीं करेगा तो फिर अक्खर ऐसे सड़ जाएगा, है ना। तो कहता अतः उद्योगों के लिए 3 आवश्यक तत्व अत्यंत आवश्यक है ना। उद्योग के लिए 3 तत्व अत्यंत आवश्यक है। क्लियर। तो चलिए बगलो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58। कहता है क्वेश्चन नंबर 58 में पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर किस प्रकार की मृदा,
है ना, मृदा होगा बगल लोग, यहाँ पे गलती लिखा गया है ना, मृदा। किस प्रकार की मृदा, है ना, मृदा पाई जाती है, इस प्रकार की मृदा की एक विशेषता का उल्लेख करें। तो चलिए लिखिएगा बगल इसके आंसर में कि पूर्वी तट के नदी डेल्टाओं पर, है ना, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। जलोढ़ मृदा की अनेक विशेषताएं हैं, जैसे पहला में, है ना, जलोढ़ मृदा बहुत ज़्यादा उपजाऊ होता है ना। दूसरा है जलोढ़ मृदा पोटास, फास्फोरस और चूना युक्त होती है। क्लियर है। तो आशा करते हैं बगल लोग कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। लिख दीजिएगा ना। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 59 देखिएगा बगल लोग। ये भी हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा 59 कहता है मृदा अपरदन अथवा है ना, भूक्षरण को रोकने के कुछ उपाय बताइए। मृदा अपरदन मिट्टी के कटना या फिर भूमि जो बर्बाद हो रहा है उसको रोकने का कुछ उपाय बताइए। या फिर अथवा में क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन को रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए, है ना। तो इसको लिखिएगा कैसे बगल, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। भी आई है बगल लोग, इसको एकदम कोशिश कर लीजिएगा, दिमाग में एकदम सेट कर लीजिएगा। लिखिएगा कैसे लिखिएगा इसमें दो मत नहीं है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की क्रिया होती है, परंतु इसकी रोकथाम की उपाय भी हमारे समक्ष है। आइए देखते हैं कि ये किस किस उपयोगों से संभव है ना, किस किस उपायों से संभव है। देखिए सही बात है ना, कि जो पहाड़ी क्षेत्र है वहाँ की मिट्टी तो ढल ढल के क्या हो रहा है, बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो देखिए इसको कैसे उपाय करेंगे इसका। तो लिखेंगे पहला पॉइंट में कि समुचित, है ना, समुच्च जुताई। तो देखिएगा बगलो, पहाड़ी क्षेत्रों में ढाल वाली भूमि पर समुच्च रेखाओं में जुताई करने से मृदा अपरदन होने से बच सकता है। पहला है समुच्च जुताई, है ना, कियारी के टाइप करके बना करके इसको जुताई करिए, है ना, उसी को बोलता है समोच्च कृषि। मैंने इस तरह से कियारी नियन लगा बना दीजिए, है ना, इसको जुताई कीजिए, फिर इसको जुताई कीजिए। तो यहाँ से जो भी पानी के द्वारा मिट्टी आएगा इसमें रुकेगा, फिर इसके बाद यहाँ रुकेगा, फिर इसके बाद यहाँ, मैंने कियारी ने बना दीजिए, है ना, आरी बगा बना दीजिए इस तरह से, है ना, मेड़ जिसको बोलते हैं, है ना। आया समझ में। चलिए अगला है बगलो, समझिएगा, है ना। कहता है अगला है सोपान द्वारा कहता प्राय पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेती किया जाता है, जिससे मृदा का स्थायित्व कायम रहा है। मैंने वहाँ सीढ़ी नुमा, अभी जो नहीं बताए उसी तरह से सीढ़ी नुमा बना करके वहाँ की मिट्टी को हम लोग क्या कर सकते हैं, बचा सकते हैं। उदाहरण के लिए लीजिए, आपको उत्तराखंड में चल जाइए, वहाँ पे आपको सोपान कृषि मिलेगा। बोलो वहाँ सोपान कृषि के द्वारा फसल उपजाया जाता है ना। अगला तीसरा है घास की पट्टियाँ बना करके भी हम मिट्टी को बचा सकते हैं। जैसे लगता है घास के पट्टियों को मैदानों के बीच, है ना, बांधने से हवा की गति में परिवर्तन होता है, जिससे मृदा अपरदन नहीं होता है। चौथा पॉइंट में है बगलो, है ना, देखिएगा चौथा पॉइंट में पशुचारण पर रोक, है ना, ये भी जरूरी है। पशुचारण पर रोक कहता है अत्यंत पशुचारण से घास की संख्या में कमी आ जाती है, अतः इसकी रोक पर भी मृदा को संरक्षित रखा जा सकता है। क्लियर है। पांचवा में लिखिएगा बगलो वृक्षारोपण। तो सबसे बड़ी बात यह है कि वृक्षों की रोपण करके हम अधिकाधिक मृदा को अपरदित होने से बचा सकते हैं। क्लियर है। चलिए तो आशा करते हैं बगलो कि यह क्वेश्चन का आंसर आप समझ में आ गया होगा आपको, है ना। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कहता है उद्योग पर्यावरण को कैसे प्रदूषित करते हैं। तो इसका उत्तर में लिखिएगा उद्योग पर्यावरण को निम्नलिखित प्रकार से प्रदूषित करते हैं। उद्योग पर्यावरण को उद्योग पर्यावरण को, है ना, तो कैसे,
निम्नलिखित में से कैसे, तो पहला पॉइंट में लिखेंगे वायु प्रदूषण उद्योग के द्वारा, है ना। कहता उद्योग से निकलने वाले धुएं एवं जहरीले गैसों से वायु प्रदूषित होता है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड के फैलने से अवांछनीय तत्वों की सांद्रता वायु में बढ़ जाती है। क्लियर है ना। वायु प्रदूषण तो उद्योग से जो कंपनियां हैं उससे निकलने वाला धुआं से, है ना, हमारा जो वातावरण है क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है। उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन सल्फर डाइऑक्साइड के फैलने से अवांछनीय तत्वों की सांद्रता वायु में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, जिससे बीमारियां बढ़ रही है बगलों। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, दूसरा है जल प्रदूषण। तो उद्योग के कार्बन एवं अकार्बनिक कार्बन, है ना, कार्बनिक एवं अकार्बनिक अपशिष्ट जल एवं कचरे को नदियों में बहा देने पर जल प्रदूषित हो जाता है। क्लियर है। तीसरा पॉइंट में भूमि प्रदूषण। उद्योगों के कूड़े कचरे का भूमि में अधिक समय तक पड़े रहने से भूमि का उपजाऊ समाप्त हो जाता है ना। चौथा में है ध्वनि प्रदूषण। उद्योगों से निकलने वाले शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है। क्लियर है बगवा लोग। तो आशा करते हैं कि आपको, है ना, हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर बगवा लोग प्लीज़ अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा बगवा लोग। और एक बात ज़रूर हम आपसे कहना चाहते हैं कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, है ना कुछ आप कमेंट ज़रूर कीजिए बगवा लोग। अब पूछिएगा क्यों सर, तो क्योंकि जो हम वीडियो बना रहे हैं हमें तो लगना चाहिए ना कि जो हम वीडियो बना रहे हैं इस पर हम इतना मेहनत कर रहे हैं अपने बगवा लोग के लिए, और वह वीडियो हमारे बगवा लोग तक पहुंच पा रहा है कि नहीं। तो अगर आप कमेंट कीजिएगा तभी ना हमें पता चलेगा कि नहीं हमारा जो वीडियो है हमारे बगवा लोग तक पहुंच पा रहा है ना। तो इसीलिए बगवा लोग प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर लिखिए, चाहे नाम पता कुछ भी लिख दीजिए, हाय हेलो कुछ भी लिख दीजिए, है ना, नहीं समझ में आता है तो, मगर प्लीज़ कुछ ना कुछ कमेंट करके ज़रूर भेजिए। चाहिए पढ़ाई से संबंधित कुछ भी क्वेश्चन पूछना हो तो भी आप कर सकते हैं, है ना। तो आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा बगवा लोग। हम लोग मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बगवा लोग सब मिलके बोलिए जय हिंद।